एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात जब हो रही है तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में हम यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में हम पुलो यूज करते हैं। जो ओल्ड फैशन रहा है, पुलो यूज करते थे। इसमें पुलो में क्या होता था, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हो, इसमें नीचे एक आयरन की एक चीज लगती थी जिससे जमीन जो है वो ये लकड़ी का भी होता था और आयरन का भी होता है और होता था। इसको ऐसे कहते हैं पुलो शेयर। ये आयरन स्ट्रिप भी होती थी, वुड का भी होता था, वुड का भी होता था। यहाँ पर इसको एक हैंडल लगी हुई होती है जिसपे एक आदमी ऐसे उसको पकड़ लेता था और आगे एक लंबी एक वुड लॉग होती थी जिसे पुलो शेफ्ट कहते थे। इसको हम पुलो शेफ्ट कहते हैं। ये जो है पुलो शेफ्ट होता है और इसमें इस तरह की एक और एक पुलो लगी हुई होती है, उसको हम बीम कहते थे। और इस बीम पर दो यहाँ पर बुल्लुज रहते थे, दो बुल्लुज हम रखते थे इसको चलाने के लिए। एनर्जी चाहिए थी तो ये दोनों बुल्लुज इस पे काम करते थे और यही इनको चलाते थे। इससे क्या हम करते थे, इस पुलो से इसे रिमूव करते थे, वीड्स करते थे या टर्निंग ऑफ सॉइल। लेकिन ये लकड़ी का ही ज्यादा बना हुआ होता था। और एक इक्विपमेंट है हमारे पास, वो था हो भी सेम इसी टाइप का था, जैसे पुलो था इसी तरह हो भी होता था और उससे भी जमीन को पुलो किया टिल्डिंग की जाती थी। ये सेम लगभग हो और पुलो सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। और फिर बात हो रही है कि जो कल्टीवेटर है, आजकल की बात की जाए, नावेडेज की बात की जाए तो प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर्स। आजकल तो बहुत सारे जो ये प्लोइंग है ये अब तो ट्रैक्टर्स के, जो ये प्लोइंग है ये अब ट्रैक्टर्स के थ्रू हो जाती है। बड़े कंबाइनर्स है मॉडर्न टाइप के, वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इन्हीं से ये प्लोइंग अब होती है। ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा बड़े कंबाइनर्स होते हैं। जो कल्टीवेटर होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं किनको, इन्हीं बड़े ट्रैक्टर्स को या बड़े कंबाइनर्स को। और उससे क्या होता है, उससे इसको सेव होता है टाइम और लेबर भी इसको सेव होता है, क्योंकि खेत ज्यादा होगी, ज्यादा जमीन होगी, ज्यादा खेत होगी, तो वहां पर अगर उसमें ज्यादा क्रॉप लगानी है तो वहां पर टाइम और लेबर को बचाने के लिए ये जरूरी है कि वहां पर अब मॉडर्न ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, मॉडर्न मशीन्स आ चुके हैं मॉडर्न टाइप के, तो उन्हीं से हम अब काम ली जाती है। इन्हीं चीजों से अब कल्टीवेटर जो है ये ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, कंबाइनर्स इस्तेमाल करते हैं और मशीन्स इस्तेमाल करते हैं और इनसे अब जमीन को टिल्ट किया जाता है, पुलो किया जाता है। अब वर्ड सोइंग की बात आ रही है। सोइंग का मतलब क्या है? सोइंग मीन्स प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। सोइंग मीन प्लांटिंग क्रॉप इन द फील्ड। हमने इससे पहले ये पढ़ा था थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन यहां पर हम डिटेल्ड थोड़ी सी बात करेंगे इसके हवाले से। हमने कहा सोइंग मीन्स प्लांटिंग अ क्रॉप इन द फील्ड। नंबर 1 जो सिलेक्शन ऑफ सीड होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सीड की बात हो रही है तो ये पहले सिलेक्शन ऑफ सीड करनी है। सिलेक्शन ऑफ सीड में आप पहले क्या करते हो, क्वालिटी अच्छी देखते हो, क्या इस सीड में अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, अच्छे मियार का है कि नहीं। इसमें आप देखते हो कि ये डिजीज फ्री है, ये क्रॉप जो है, ये फसल जो मैं लगा रहा हूं, क्या ये डिजीज फ्री है कि नहीं, और इसकी यील्डिंग कितनी हो रही है, इसकी यील्ड कितनी, पैदावार कितना निकलेगा, हाई यील्डिंग होनी चाहिए। तभी आप इन चीजों को आप ज्यादा ध्यान में रखते हो, तभी आप कोई क्रॉप लगाते हो फसल में। क्योंकि अब डे बाय डे ऐसे कुछ केमिकल्स आ चुके हैं, ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं कि जिनसे क्रॉप यील्ड ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा होता जा रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, जो ये चलो खेत ज्यादा है, बड़ी खेत है, उसमें हम ट्रैक्टर्स लगाते हैं, उसमें बड़े कंबाइनर्स लगाते हैं, बड़े मशीन लगाते हैं, तो उन्हीं से काम ली जाती है, लेबर भी बढ़ जाता है और टाइम भी बढ़ जाता है। जब कभी कुछ खेत ऐसे हो जो कम हो, किसी के पास, कुछ कल्टीवेटर के पास कम खेत होगी, कम जमीन होगी, तो वो क्या करते थे, वो अपने हाथ में लेते थे। जब उनको क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप सोइंग करनी होती थी तो वो अपने हाथों में लेते थे, ऐसे फेंकते थे जमीन पर, वो ऐसे छिड़कते थे। उस हाथ से लेना, हाथ से पिक करना और फिर उसको स्प्रे करना, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग उस मेथड को कहते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग, एक्चुअली आपने ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से ये आपने पढ़ा होगा, 7th में आपने पढ़ा होगा ये ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। इसका मतलब है कि एक मुट्ठी भर के लिए जाती है और वही फेंक दी जाती है, किसमें, फील्ड में, और जब छोटी फील्ड होगी। और अब यहाँ पर टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जब जमीन ज्यादा हो तो वहां पर कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ड्रिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एटसेट्रा एंड सो ऑन। चलो यहां तक आपको क्रॉप मिली, यहां तक आपको अब सोइंग करनी है, लेकिन सोइंग करने के साथ साथ हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम मैन्यूअर का भी इस्तेमाल करते हैं। हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, हम मैन्यूअर्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर। अब फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर की बात हो जाएगी। मैन्यूअर और फर्टिलाइजर हम पढ़ेंगे कि हम फर्टिलाइजर क्यों लगाते हैं खेत में, मैन्यूअर्स क्यों लगाते हैं। मैन्यूअर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं खेत में, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट। जो ये मैन्यूअर होते हैं, जो ये फर्टिलाइजर होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, टू द प्लांट और क्रॉप, हम सिंपली या क्रॉप कहेंगे। ये फराम करते हैं, न्यूट्रिशन फराम करते हैं किसको, यही फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर से एक्स्ट्रा है, ये हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिकली नेचुरली मिट्टी में होता है, हमने इससे पहले पढ़ा कि सॉइल में ऑलरेडी ये चीजें न्यूट्रिशन होती है, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन और इसमें और ज्यादा प्रोडक्शन देने के लिए फसल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी और उसको अब हम और फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं और मैन्यूअर इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। जो मैन्यूअर है, मैन्यूअर ऑर्गेनिक वन है, ये मैन्यूअर है या ऑर्गेनिक है। आप कहोगे सर ऑर्गेनिक क्या है, क्या ऑर्गेनिक किसके, क्या ऑर्गेनिक है, आपने कहा ऑर्गेनिक है, दैट मीन्स कि ये जो मैन्यूअर जो है ये ब्रॉडर टर्म थोड़ी सी है। हम मैन्यूअर को ऑर्गेनिक इसलिए कहेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे। और जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर्स क्या है, ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक केमिकल्स है। फर्टिलाइजर्स क्या है, सिंथेटिक केमिकल्स, ये सिंथेटिक केमिकल्स है फर्टिलाइजर। मैन्यूअर क्या है, ऑर्गेनिक है। ये नेचुरली ये इससे कोई पोल्यूशन नहीं होती है और मैन्यूअर से इससे कोई सॉइल में कोई पोल्यूशन नहीं होती है, सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फर्टिलाइजर से थोड़े से, क्योंकि ये मैन मेड है, इससे पोल्यूशन होती है सॉइल में। आगे हम पढ़ेंगे इसके हवाले से और हम यहाँ पर यही कहेंगे फर्टिलाइजर जो है दे आर सिंथेटिक इन ऑरिजिन। अगर इनके ऑरिजिन की बात की जाए तो ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक केमिकल्स है, ये सिंथेटिक केमिकल्स है। नो डाउट जो फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो ये फर्टिलाइजर्स है ये अच्छे हैं क्योंकि इनसे प्रोडक्शन अच्छी मिलती है। मैं नहीं कहता हूं कि खराब होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूट द सॉइल, ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं, ये फर्टिलाइजर सॉइल को पोल्यूट करते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम है कि फर्टिलाइजर्स, इसलिए अक्सर सजेशन दी जा रही है कि फर्टिलाइजर्स को ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। मेन फर्टिलाइजर जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, जो मेन फर्टिलाइजर्स है, कुछ मेन फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब आप के घर वाले वो कहते हैं एनपीके, एनपीके फर्टिलाइजर है, कहते ना अक्सर आप घर वाले कहते हैं एन। अगर इस फॉर्म को देखेंगे, एन मीन्स नाइट्रोजन, एन मीन्स
नाइट्रोजन, P मीन्स फास्फोरस एंड K मीन्स पोटेशियम। तो इस तरह की खाद अक्सर इस्तेमाल की जाती है, इस तरह की फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर। अक्सर हम घरों में ये फार्मर्स या जो है वो इसको मेन फर्टिलाइजर इनकी NPK ही है जो ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस फर्टिलाइजर से क्या होता है, मैंने पहले आपसे कहा है, इस फर्टिलाइजर से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाती है। इस फर्टिलाइजर को अगर ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये सॉइल पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है। कभी कभार बारिश आ जाती है या खेत में पानी जाता है, फिर वही पानी बाहर निकलता है, तो वाटर पोल्यूशन भी इससे होती है। आल्सो पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल है। जो पेस्टिसाइड्स है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी खतरनाक है, उनसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। फर्टिलाइजर्स जो है ये प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, ये फर्टिलाइजर्स प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, जिससे क्रॉप में डाला जाता है, जिससे क्रॉप में फर्टिलाइजर क्रॉप में डाला जाता है वो अच्छा ग्रो करता है। लेकिन इससे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी होती है फर्टिलाइजर से। नाउ वी गो टुवर्ड्स मैन्योर। अब हम मैन्योर की जानिब जाएंगे। किसकी जानिब? मैन्योर की जानिब। इट इज ए ब्रॉडर टर्म। जो ये मैन्योर है ये ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। क्यों बहुत बड़ी टर्म है? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये ऑर्गेनिक वन है, मैन्योर ऑर्गेनिक वन है। जैसे आपके घरों में आप देखते हो वर्मी कंपोजिट पिट्स आप बनाते हो, है कि नहीं? बनाते हैं कि नहीं? जो घास आपके गाय एटसेट्रा जो आपके घर में होते हैं उनको डालते हो, फिर वो जो नहीं खाते, जहां पर उनका वो गोबर एटसेट्रा होता है या घर में वो छिलके विलके होते हैं, वो कहीं पर आप जमा करते हो, कुछ दिनों के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हो और वही मैन्योर आप बनाते हो कि नहीं? तो फिर आप खेतों में उनको लगाते हो, खेतों में डालते हो। तो वर्मी कंपोजिट जो होते हैं इनमें क्या करते हैं, ये एक मेथड है, इससे अर्थवर्म्स जो होते हैं वो अर्थवर्म्स इस्तेमाल की जाती है वर्मी कंपोजिट मेथड में। और अर्थवर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिकम्पोज करने के लिए। जितना भी गंदगी होती है इसको जमा करके हम कहीं पे उस सभी गंदगी को जमा करके उस पे वर्म्स डालते हैं और ये वर्म्स क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैन्योर में चेंज कर मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी एक फर्टिलाइजर है, लेकिन ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इससे पोल्यूशन नहीं होती है, ये पोल्यूशन फ्री है। ना वाटर में पोल्यूशन हो जाती है इससे, ना इससे सॉइल में पोल्यूशन होती है, इससे न्यूट्रिशन मिलती है ज्यादा सॉइल को, सॉइल ज्यादा फर्टाइल हो जाती है इस मैन्योर से। और एक मेथड है ग्रीन मैन्योर, वन मोर इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर भी है, और ग्रीन मैन्योर क्या है? प्लांट बेस्ड मैन्योर है। ये ग्रीन मैन्योर प्लांट बेस्ड मैन्योर है। जब बहुत सालों तक हम प्लांट्स को कट करते हैं और उनको कहीं पर डिकम्पोज करते हैं और वहीं पर ये ग्रीन मैन्योर बन जाता, प्लांट को काट करके डिकम्पोज किया जाता है, इसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं। या और एक मेथड है, हम मैन्योर काउ डंग केक्स हम इस्तेमाल करते हैं, डंग केक्स हम इस्तेमाल करते हैं, डंग हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे डंग केक्स गाय का हो, काऊ का हो, हॉर्स का हो, गोट का हो, ये हम इस्तेमाल करते हैं। काउ डंग केक्स हम इस्तेमाल करते हैं। टाइप ये है टाइप्स ऑफ मैन्योर, ये है टाइप्स ऑफ मैन्योर भी हम इनको कहेंगे। वन टाइप इज वर्मी कंपोजिट, वन मोर इज ग्रीन मैन्योर एंड डंग टाइप ऑफ मैन्योर। और ऑल जो जितने भी मैन्योर्स है ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है,
ये सब भी जितने भी है ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है। क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोड्यूस है। ये अल्लाह मियां ने खुद ही ये बनाया है। पोल्यूशन होते जमीन में आ जाते ये चीजें, ये ऑर्गेनिक, लेकिन फिर यही जमीन में डिकम्पोज हो जाते हैं और इस तरह से जमीन को फर्टाइल भी करते हैं। नेचुरली सॉइल फर्टिलिटी इससे हो जाती है, नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है। इसमें पोल्यूशन नहीं है, इसमें ये इसको हम कहेंगे पोल्यूशन लेस, मैन्योर्स को हम कहेंगे पोल्यूशन लेस। और अब एक बात यहां पर है, आपकी लेसन में है डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में, डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा आप लोगों को ये बताएंगे, जो फर्टिलाइजर्स है वो इनऑर्गेनिक साल्ट से या सिंथेटिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स है, या हम कहेंगे सिंथेटिक केमिकल्स है। अच्छा, मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स नेचुरल सबस्टेंसेस है। हमने पहले ही कहा नेचुरल प्रोड्यूस है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल सबस्टेंसेस, नेचुरल सबस्टेंसेस। और क्या है? फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जो मैन्योर है इसको फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, कहीं पर पीट पे बनाया जाता है और उसी में रखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसका मैन्योर बन जाता। जो मैन्योर है इसमें ह्यूमस नहीं लगता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगते हैं, और इससे क्या हो जाता है, इससे सॉइल जो है सॉइल सुकड़ के रह जाती है। ऑक्सीजन इसमें नहीं पूरी तरह से अंदर नहीं जाता है। ये जो सॉइल लंप्स है उनको सुकड़ के रखता है ये फर्टिलाइजर्स। तो हम कहेंगे प्रॉपर ह्यूमस इनको नहीं मिलता है, प्रॉपर नॉट प्रॉपर ह्यूमस, इसमें प्रॉपर ह्यूमस नहीं होता है। तो जो मैन्योर्स है उसमें क्या, लॉट ऑफ ह्यूमस उसमें होता है, लॉट ऑफ ह्यूमस इसमें लगता है, लॉट ऑफ, बहुत सारा ह्यूमस इसमें लगता। अब यहां पर बात है कि फायदा किससे है? फायदा मुझे लग रहा है ज्यादा, यहां पर अगर फायदे की बात की जाए तो ज्यादा फायदा हमारा है मैन्योर से ही। ज्यादा फायदा किससे है? हमें मैन्योर से ही हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैन्योर से हमें पोल्यूशन लेस है ये, और इससे कोई सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्रेंडली है एनवायरनमेंट के साथ, और ये फ्रेंडली है विद अदर ऑर्गेनिजम्स, विद अदर ऑर्गेनिज्म। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज इसका है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंपोज्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजर से अच्छा क्यों है? इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें मैन्योर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फर्टिलाइजर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है। और यहां पर इट मेक्स द सॉइल पोरस, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इजिली। ये सॉइल को क्या करते हैं? पोरस बनाते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं। उस सॉइल के पोरस होने से क्या होता है, जब मैन्योर डाले जाते हैं, मैन्योर से सॉइल पोरस बन जाते हैं, उससे गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाते हैं। गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर से मिट्टी जो है वो हार्ड बन जाती है और गैसेस
अंदर नहीं हो पाते हैं मिट्टी से, और उससे वो नुकसान मिट्टी से, फर्टिलाइजर से नुकसान है मिट्टी का ये भी कि वो पोरस नहीं बन जाए, लेकिन मैन्योर से पोरस बन जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, फ्रेंडली माइक्रोब्स है, इनकी पैदावार ज्यादा हो जाती है मैन्योर में से। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इससे इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, जो सॉइल की टेक्सचर है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो दैट मीन्स कि नटशल हम यही कहेंगे फर्टिलाइजर जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। ज्यादा इस्तेमाल करने से उसमें जमीन बंजर बन जाती है, जमीन में उतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं आ पाती है, जमीन में केमिकल ज्यादा डालोगे तो वो ज्यादा रेडिएंट हो जाएगी, में रेडिएशन उसमें ज्यादा से ज्यादा खराबी आ जाएगी। और जब हम मैन्योर डालेंगे तो इससे जमीन ज्यादा जरखेज बन जाएगी। नटशल में यही कहेंगे। नाउ वी गो टुवर्ड द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, फर्स्ट वी गो टू क्रॉप रोटेशन से पहले हम जाएंगे इरिगेशन की तरफ। क्रॉप रोटेशन के पहले हम जाएंगे इरिगेशन की तरफ। फर्स्ट लिटिल बिट ऑफ हम इरिगेशन की बात करेंगे यहां पर। इरिगेशन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन क्या है? व्हाट इज इरिगेशन, ये पता होनी चाहिए ना। व्हाट इज इरिगेशन? Irrigation is the process of supplying water to the plant or crop. Supplying water to the plant or crop. It means it is irrigation. It is irrigation. जाहिरी बात है कि जो क्रॉप को हम तो क्रॉप को खाना देते हैं, क्रॉप को खाना देने के बाद अब तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है ना, पानी तो देना है ना क्रॉप को। सिर्फ आप खाना दोगे उससे क्या बनेगा? उससे कोई बात नहीं बनेगी, हमको उसको पानी भी देना है, तो उसको इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए, जो सप्लाई प्लांट वाटर, जो सप्लाई करनी होती है क्या प्लांट को वाटर की, ये दो टाइप से होता है। कितने टाइप से? दो टाइप से होता है। प्लांट को, क्रॉप को वाटर सप्लाई होता है दो टाइप से। नंबर वन हम कहते हैं रेन वाटर। रेन वाटर होता है नंबर वन। नंबर वन इज रेन वाटर। नंबर टू आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के दो टाइप हमारे खेतों में अक्सर होते हैं। एक तो रेन वाटर, ज्यादातर हम रेन वाटर की बात करेंगे क्योंकि रेन वाटर अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। इस साल कहा गया कि अगर बारिश नहीं ज्यादा होगी तो फसल में पैदावार ज्यादा नहीं होता है, फसल उस तरह नहीं लगता है, बंजर सी जमीन बन जाती है। तो रेन वाटर की बात जब हम करते हैं तो रेन फेड कंडीशन होनी चाहिए। जो क्रॉप डिपेंड करता है कि रेन फेड, इसके टाइप जो है नंबर वन हम कहेंगे रेन फेड कंडीशन होनी चाहिए। रेन फेड कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेन फेड कंडीशन होनी चाहिए। क्रॉप डिपेंड्स ऑन, क्योंकि क्रॉप जो है, क्रॉप डिपेंड करता है ज्यादा किस पर? डिपेंड्स ऑन वाटर। ये ज्यादा वाटर पे डिपेंड करता है ये क्रॉप, ठीक है। नंबर टू इज इरिगेशन। इरिगेशन की बात जब हो रही है, हमने यहां पर भी कहा, ये इरिगेशन की बात जब होती है तो इरिगेशन की बात जब हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन किए जाती है। आर्टिफिशियल वाटर सिस्टम इन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हम करेंगे आर्टिफिशियल, हमने यहां पर कहा ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल प्लांट बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मिसाल हम देंगे रिवर की।
रिवर वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं पॉन्ड वाटर, वेल वाटर, पॉन्ड्स, वेल्स एटसेट्रा, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं इरिगेट करने के लिए। अब यहां पर हम थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन इसकी दी, हम अब सीधे जाएंगे इरिगेशन टाइप्स की जानिब हम जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमने कहा, लेकिन अब हम ब्रॉडली जाएंगे इरिगेशन टाइप्स के, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन की जानिब हम जाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात जब होती है तो तीन किस्म की टाइप्स ऑफ इरिगेशन हमारे पास है। 3 टाइप्स ऑफ इरिगेशन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन है, लेकिन हम मोटे थोड़े से बताएंगे। यहां पर 2-3 किस्म के इरिगेशन हमारे खेतों में होती है। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल। क्या है? ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन। वन मोर इज दैट इज स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल टाइप ऑफ इरिगेशन। वन मोर इज दैट इज ड्रिप इरिगेशन, जो आजकल आप लोगों ने देखा है कि ये हाई डेंसिटी बाग जो बनाए जाते हैं, हाई डेंसिटी जो एप्पल ऑर्चर्ड बनाए जाते हैं, तो वहां पर हम ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप टाइप ऑफ इरिगेशन हम वहां पर करते हैं। जो ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन जो है, जो ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन है, फॉर एग्जांपल इसमें जो वेल्स होते हैं, इसमें वेल्स हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारी ट्रेडिशन होती है, हम वो नहरें बनाते हैं, एटसेट्रा, पॉन्ड्स होते हैं, इनको हम ट्रेडिशनल, क्योंकि विलेजेस में अक्सर ये चीजें होते हैं, हैंड पंप्स होते हैं, एटसेट्रा। ओके, नाउ वन मोर इज स्प्रिंकल टाइप ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकल टाइप ऑफ इरिगेशन, छिड़काव किया जाता है, एक कंबाइन लाया जाता है, एक मशीन लाई जाती है, उसमें बहुत सारे सुराख रखे जाते हैं, ऊपर थोड़ा सा रखा जाता है और उससे स्प्रिंकल किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर जो हमारे जनसेट्स होते हैं, हम उससे केमिकल्स देते हैं अपने ऑर्चार्ड्स को, जो हमारे एप्पल ऑर्चार्ड होते हैं वहां पर, यहाँ खेतों में देते, तो इसी तरह बड़े होते हैं वो, तो उनसे स्प्रिंकल की जाती है, इसके स्प्रेड की जाती है और इस्तेमाल में लाया जाता है। और बहुत बड़े स्प्रेयर्स होते हैं, वही इनको स्प्रे करते हैं क्रॉप्स को या प्लांट्स पे। और वन मोर इज दैट इज जो लेटेस्ट अब आ चुका है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप टाइप ऑफ इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ये तो आजकल हो रहा है कि नहीं? हाई डेंसिटी जो एप्पल प्लांट्स है, वहां पर आप देख रहे हो कि वो ड्रिप लगाए जाते हैं नीचे से ग्राउंड फ्लोर पर ही, और हर किसी, लेकिन सबसे कारआमद यही है, ड्रिप इरिगेशन ही सबसे कारआमद है। हाई यील्ड प्लांट इससे होती है और इसमें बूंद बूंद नीचे आता है, ऐसे होते हैं ये। फॉर एग्जांपल यहां पर प्लांट है, यहां पर प्लांट है, यहां पर प्लांट है, यहां पर ये ड्रिप लगाए जाते हैं, यहां पर सुराग एक रखा जाता है, उतना ही पानी इसमें जाता है, यहां पर और एक सुराग, उतना ही पानी यहां पर। तो इससे क्या हो जाए, इससे वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन में वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है। स्प्रिंकल में बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, ट्रेडिशनल में बहुत सारा पानी जाया होता है, लेकिन इस ड्रिप इरिगेशन में ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है वाटर का, ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है वाटर का। तो हम कहेंगे ये ठीक मेथड है, लेकिन हमारे इन विलेजेस में अक्सर ज्यादा हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल इरिगेशन हम इस्तेमाल करते हैं विलेजेस में ज्यादा। लेकिन आजकल तो अब नए ट्रेंड आ चुके हैं, नया मेथड आ चुका है कि ये ड्रिप इरिगेशन अब यहां पर की जाती है। स्प्रिंकल इरिगेशन ये ज्यादा यहां पर, मुझे नहीं लग रहा कि यहां पर कहीं पर हो रही है, मैंने अभी तक नहीं देखी यहां पर कहीं पर भी। लेकिन मैं कहूंगा कि ये और ये दोनों, ये दो हमारे एप्पल ऑर्चार्ड्स में अक्सर की जाती है, या क्रॉप्स पे अक्सर की जाती है। और यहां पर अब बात हो रही है, यहां तक हमने इरिगेशन की, अब तो वीड्स की बात होगी। अब हम यहां पर वीड्स की बात करेंगे, क्योंकि
क्रॉप तो लगा है, लेकिन वीड कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अब वीड कंट्रोल करना है, वीड कंट्रोल करना है, तो वीड कंट्रोल कैसे की जाएगी? करना है ना कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज वीड। वीड है क्या? वीड होता क्या है? ये कोई भी अनवांटेड प्लांट है जो फील्ड में होता है। अनवांटेड प्लांट इसको हम कहें, क्या कहेंगे? अनवांटेड प्लांट। वीड इज एन अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड। ये फील्ड में होता है, ये हमारे फसल को जरूरत नहीं होती है। अब वीड अगर है तो हमें वीड को कंट्रोल करने के लिए इसको क्या करना है? इसको रिमूव करना है, रिमूव फ्रॉम द फील्ड। हमें फील्ड से इसको रिमूव करना है, लेकिन क्यों रिमूव करना है? क्वेश्चन तो ये भी है ना, क्यों रिमूव करना है? वीड को भी रहने दीजिए, ये भी एक किस्म का क्रॉप है, रहने दीजिए इसको वहां पर, ये भी एक किस्म का प्लांट है। लेकिन नहीं भाई साहब, अगर हम इसको वहां पर रखेंगे तो ये इसकी सारी एनर्जी लेगा। जिस फसल को हमने वहां पर बनाया, प्लांट किया, वो सेहतमंद नहीं बन पाएगा। तो उससे क्या? प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और हम इसको रिमूव करते हैं डिफरेंट मेथड से। जो न्यूट्रिशन मैंने यहां पर कहा, इसलिए हम इनको निकालते हैं ताकि जो क्रॉप है, क्रॉप के साथ ये कंपीट करता है और ये क्रॉप को खराब करता है, इसकी सारी न्यूट्रिशन ले जाता है, न्यूट्रिशन ले जाता है और इस बेचारे को ज्यादा नहीं पहुंचती और वीड ग्रोथ ज्यादा करता है बनिस्बत क्रॉप से। आपने देखा भी होगा। और इसको हम या तो हाथों से ही निकालते हैं, वहां पर बहुत सारे मेथड्स है, इसके बहुत सारे मेथड्स है। या तो हम वीड को हम रिमूव करते हैं हैंड पिकिंग से, या तो इसको हैंड पिकिंग से आप रिमूव करते हैं, या आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप करते हो, वहां पर इतना ज्यादा आप प्लो करते हो, इतना ज्यादा टिल्ट करते हो कि उस सॉइल के साथ कोई वीड ना रह पाए, कोई ग्रास ना रह पाए, अनवांटेड प्लांट ना रह पाएगा जो हमें जरूरत नहीं है। वहीं पर उसको खत्म किया जाता है। या तो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, वीडीसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, वीडीसाइड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा वीडीसाइड? 2,4-D, ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता। कुछ माइक्रोब्स भी इस्तेमाल हम करते हैं, यूज सम माइक्रोब्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस वीड को रिमूव करने के लिए कुछ माइक्रोब्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर हम वापस जाएंगे, जो हमने कहा था क्रॉप रोटेशन की बात हमने कही थी। क्रॉप रोटेशन अक्सर आप लोग कहोगे, अब ये चीजें तो हम घर में करते थे, हमें याद क्यों नहीं आ रहा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में? तो अब हम क्रॉप रोटेशन की बात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉप रोटेशन की बात। डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो सिंपली हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना है क्रॉप रोटेशन है क्या। क्रॉप रोटेशन, इट इज द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम फील्ड सब्सिक्वेंटली। ये मेथड एक है जो हम डिफरेंट क्रॉप्स सेम फील्ड में सब्सिक्वेंटली ग्रो करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, एक ही सीजन में दो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर राइस है, मस्टर्ड है, ग्रास है, वेजिटेबल्स है, एटसेट्रा। ये हम एक ही सीजन में, एक ही साल में राइस या मस्टर्ड
ग्रो करते हैं फील्ड्स पर। किस पे? अब यहां पर सवाल है, सर बेनिफिट्स क्या है इस चीज के? क्या कोई बेनिफिट है इस क्रॉप रोटेशन का? क्रॉप रोटेशन, बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। अमा हमें यह भी पता होना चाहिए क्या इसके बेनिफिट्स है? बिल्कुल, बहुत सारे बेनिफिट्स है। हर किसी सीजन में हम क्रॉप ग्रो करते हैं। हर किसी सीजन में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल समर सीजन में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, विंटर सीजन में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। और बेनिफिट इसके ये भी है, जब आप क्रॉप रोटेशन करोगे उससे क्या होगा, जो पैथोजेन्स होते हैं, जो बीमारियां लग जाती है, जो बैक्टीरियाज लग जाती है, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं या जिनको हम पैथोजेन्स कहते हैं, बीमारियां जो फसल पे लग जाती है, उसका खतरा भी कम होता है कि क्रॉप पे ज्यादा खतरा नहीं है आपकी उस पे बीमारी लग जाए, क्योंकि हमने एक ही फसल तो लगा के नहीं रखी है। अब इसमें हमने रोटेट किया है, हमने राइस पहले पैडी लगाई, फिर हमने क्या किया, हमने उस पे मस्टर्ड लगाया, या हमने व्हीट लगाया फिर राइस लगाई। दैट मीन्स कि अलग अलग क्रॉप, इनको हम रोटेट करते हैं कि डिजीज ज्यादा नहीं रहेगी वहां पर, तो उससे क्रॉप रोटेशन हो जाती है और जो डिजीजेस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो भी वीड्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो इसमें नहीं रहेंगे। और एक चीज इससे हो जाती है क्रॉप रोटेशन से, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रह जाती है। सॉइल फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रह जाती है, वो मेंटेन रह जाती। सर यहां तक तो आपने कहा क्रॉप रोटेशन के हवाले से। अब बताइए, जहां पर एक ही फसल लग रही होगी उसको आपके इस लेसन में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों? मोनोकल्चर। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मोनोकल्चर टाइप की क्रॉप्स होते हैं, सिर्फ एक ही क्रॉप लगाई जाती है फील्ड में। लेकिन ये मोनोकल्चर ठीक नहीं है, इट इज नॉट गुड। मोनोकल्चर ठीक नहीं है, इससे बेटर है क्रॉप रोटेशन, क्योंकि इससे फर्टिलिटी सॉइल की हो जाती है, पैथोजन ज्यादा हमला नहीं करते हैं, सीजन्स में बहुत सारे क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, और इसके ये फायदे ज्यादा है और इसके नुकसानात है मोनोकल्चर से। तो यहां तक हमने क्रॉप रोटेशन बेनिफिट्स और इसके हवाले से। अब हमारा फसल जो यहां तक पहुंच चुका है, अब हमें इसको क्या करना है, ये हार्वेस्ट हो चुका है, तैयार हो चुका है। क्या हो चुका है? हार्वेस्ट हो चुका है, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसको हम कहते हैं। अब ये तैयार हो चुका। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? इट इज द कटिंग ऑफ रिपन क्रॉप्स, क्योंकि ये अब तैयार हो चुके हैं। फसल तैयार होगी तो उसको काटा जाता है, उसको बाहर रखा जाता है, उसको वहां से निकाला। अगर नहीं रखेगा, ज्यादा देर तक रिपन क्रॉप रखा जाए, तैयार की हुई फसल अगर ज्यादा देर तक रहेगी तो फिर उस पर पैथोजन लग जाए, उससे बीमारियां लग जाती है और उस पर नुकसान भी हो जाता है। तो जो ही हार्वेस्ट होगी, जो ही फसल हार्वेस्ट होगी, जो ही तैयार होगी, तो उसको जल्दी वहां से कट करना है, स्टोर फिर करना है। इन इंडिया की बात की जाए, बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं हिंदुस्तान में। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हिंदुस्तान में, जैसे भोगली बिहू, लोहड़ी भी मनाई जाती है।
बोगली बहू भी बनाई जाती है, बहुत सारे एटसेट्रा एंड सो ऑन। ये कुछ फेस्टिवल्स है जो हार्वेस्टिंग के वक्त मनाए जाते हैं, इसलिए ताकि हमारी फसल अब तैयार हो के जो फार्मर्स है वो खुश हो जाते हैं और इस तरह के त्यौहार मनाते। अब हार्वेस्टिंग का टाइम जो है बहुत ही एसेंशियल है। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज वेरी एसेंशियल। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज वेरी एसेंशियल। इससे उम्मीद बढ़ जाती है फार्मर के पास, अब तो मेरा फसल तैयार हो चुका है, अब तो मुझे प्रोडक्शन देखनी है, इसकी प्रोडक्शन कैसे निकलेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टोरेज। अब स्टोरेज की जाती है। क्या की जाती है बच्चों, स्टोरेज की जाती है। स्टोरेज करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंडीशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रेन स्टोरेज, ग्रेन अलग स्टोरेज किए जाते हैं। उनको कैसे ग्रेन को स्टोरेज किया जाता है पहले यह पता होना चाहिए। ग्रेन को आप घरों में भी देख रहे होंगे, उनको पहले ड्राई किया जाता है, खुशी किया जाता है सूरज के नीचे, सन ड्राइड। उनको आफताब की रोशनी के नीचे रखा जाता है, ड्राई किया जाता है और उसमें कंटेंट देखना है मॉइस्चर का लगभग 4% होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पूरा मॉइस्चर क्लियर होना चाहिए। ओके, 14% एटलीस्ट 14% होना चाहिए। तो यहां पर जब ड्राई की जाए ग्रेन को स्टोर किया जाएगा और ऑल दैट जो हम देख रहे हैं कि जो जूसी बैग्स होते हैं, जूट बैग, सॉरी, जो हम ग्रेन स्टोरेज जब हम करते हैं सूरज से हम इनको ड्राई करते हैं, फिर इनको स्टोर किया जाता है किस मॉइस्चर पे, 14% के मॉइस्चर निकाले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर इनको हम करते क्या है बच्चों, फिर इनको हम बड़े थैलों में रखते हैं, कुछ वेसल्स होते हैं उनमें स्टोरेज करके रखते हैं। वन मोर इज दैट इज फ्रूट स्टोरेज। फ्रूट स्टोरेज, फ्रूट्स को स्टोरेज रखा जाता है। कैसे रखा जाता है फ्रूट्स को स्टोरेज, फ्रीजर्स में। आप लोगों ने देखा है जो एप्पल्स हमारे होते हैं फ्रीजर्स में रखे जाते हैं, जो फार्मर्स इसके होते हैं एप्पल्स के, वो उनको फ्रीजर्स में रखते हैं। फिर यहाँ पियर्स होते हैं एटसेट्रा, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बनानास के बगैर, क्योंकि बनाना ज्यादा फ्रीज नहीं रहता है, और फिर इनको स्टोरेज इस तरह रखा जाता है फ्रीजर्स में, फ्रूट्स को फ्रीजर्स में। कंडीशन ऑफ स्टोर हाउसेस क्या होने चाहिए, जो कंडीशन क्या ऐसी होनी चाहिए अब स्टोर हाउसेस की। कंडीशंस ऑफ स्टोर हाउसेस क्या होनी चाहिए, इनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन, जहां पर आप स्टोर रखोगे ये साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होने चाहिए, फ्यूमिगेशन इसमें करनी है, फ्यूमिगेटेड होनी चाहिए। फ्यूमिगेटेड होनी चाहिए। फ्यूमिगेशन प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं जिससे एलिमिनेट हो जाते हैं वहां पर बैक्टीरियाज या फंजे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसको हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। सरफेस जो सतहें जो है वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होनी चाहिए, जो सतह है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होनी चाहिए। मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होनी चाहिए, वहां पर वो चूहे एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए जिनसे वो खराब हो जाएंगी वो फसल। तो इट वाज ऑल अबाउट